तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 12 से 14 घंटे रात भर चार्जिंग पे लगे रहने के बाद में भाई ये चेक करते हैं बैटरी की सिचुएशन। ये चार्जर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है और अभी ये 25% बता रहा है। मतलब बैटरी का जो डीप डिस्चार्ज मोड था वो तो खैर ख़त्म होने पे है, पर अब ये हमको चेक करना है कि कितनी बैटरियाँ स्लीप मोड से वेकअप मोड में आ गई हैं। तो चलिए एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको 3.4 पहली बैटरी, 3.4 दूसरी बैटरी, 3.42 तीसरी बैटरी, और ये बैटरी मुझे लगता है नहीं हो गई है। ये 0.12 पे ये बैटरी नहीं हो पाई वेकअप, मतलब ये गई काम से। 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4। अब मैं उधर से आ जाता हूँ। थ्री पॉइंट फोर, 3.4, 3.4, और ये 1.3, ये लास्ट वाला। तो वैसे कुल मिला के ये सेल और वो वाला सेल, ये दो सेल अभी वेकअप नहीं हो पाए हैं, बाकी सारे हो गए हैं। और इन केस इन दोनों को चेंज भी करना पड़ा तो ये काफ़ी लंबा खर्चा इसमें हो सकता है। अभी कुछ टाइम और है। देखिए अभी 200 एम्पियर के सेल हैं, तो इतनी आसानी से तो ये नहीं वेकअप होंगे। तो अभी हमने फ़िलहाल 10 एम्पियर ये दो एडाप्टर लगा के रखे हैं और 17 एम्पियर का ये चार्जर है। 17 और 10 27 एम्पियर से वेकअप करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये अभी 1.6 पे पहुंचा है। अभी देखते हैं कि ये और थोड़ा सा हमें बड़े सप्लाई के साथ में अगर दोनों को एक बार बूस्ट अप करके देखेंगे, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एक लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि इसका रिप्लेसमेंट ही किया जाए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ना फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक सेल ये फाइनली ख़राब है तो इसको निकालना ही पड़ेगा। एक सेल वो कॉर्नर का ख़राब है, उसको भी निकालना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अब इसमें जो इतनी जगह बची हुई है, तो हम ये करेंगे कि दोनों सेल किसी एक तरफ अलाइन कर लेंगे। और हमारे पास में जो बेसिकली ये 200 AH के सेल हैं, LYP, और सेम हमारे पास में सेम रेटिंग के एक्चुअली 200 AH के नहीं हैं, लेकिन वो 80 AH और 100 AH के सेल हैं हमारे पास में, ये वाले। और ये वाले आप देख सकते हैं कि इनमें से अब ये जो हमने 12-12 वोल्ट के पैक बनाए थे बेसिकली 100 AH के हैं। तो अगर दो को हम पैरेलल में जोड़ देते तो ये लगभग 200 AH हो जाएगा। बट अब इनकी जो डिस्चार्ज रेटिंग है ये C3 है या C2 है या C1 है, ये एक्चुअली डाउट है। मेरे हिसाब से ये C3 रेटिंग के डिस्चार्ज रेटिंग के साथ में आते हैं, और जो वो 200 AH के सेल जो लगे हुए हैं वो C2 या C1 रेटिंग के हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 2 की बजाय 3 सेल पैरेलल में जोड़ेंगे। और सेम ये देखिए, एक सेल ये छोटा है तो ये बीच वाले छोटे वाले सेल को हम हटा देंगे, ये 3 सेल हम पैरेलल जोड़ेंगे। और साथ ही साथ वो जो दूसरा सेल है उसके लिए ये चारों सेल को हम पैरेलल जोड़ेंगे, क्योंकि ये 80 एच के हैं, और 80 एच के अगर 4 सेल होते हैं तो 320 AH होता है। लेकिन अब क्योंकि ये रेटिंग डिस्चार्ज रेटिंग का डिफरेंस है, इसलिए हमको ज़्यादा रेटिंग लेनी पड़ेगी इसमें। तो इनको भी हम पैरेलल में जोड़ेंगे और उसको पैरेलल में जोड़ेंगे। इस तरीके से हम 2 सेल बनाएंगे, और
उस रेवा को चलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए उसके सेल को निकालते हैं और इन सेल को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले उनको बैलेंस करना होगा। तो गाइस ये जो 4 सेल का जो पैक है ये इसको हमने निकाल लिया है बाहर, और अब इसके जो नट है वो हमको खोलना है। बेसिकली ये बैटरी हल्की सी फूली भी होगी तो इस कारण से भी ये सेल एक बार निकलने के बाद में दोबारा तो फंसने से रहे। इसमें फ़िलहाल ये जो सबसे कॉर्नर का सेल है ये हमें निकालना है, और बाकी 3 को हम एज इट इज़ ही लगा देंगे। वो हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास में ग्रीन सेल हैं, फ़िलहाल हमको केवल चेक करने के पर्पज़ से इसमें लगा के देखना है। तो उस तरफ 3 सेल हैं तो उस तरफ जगह है हमारे पास रखने को, यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हमें ये चीज़ चेक करना है। तो इस कारण से हमें एक निकालना पड़ा। ये वाला सेल हम बाईपास कर देंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये सारे जो स्टील के सपोर्ट थे ये हमने खोल दिए हैं, और खोलने के बाद में ये हल्का सा दबी हुई थी काफ़ी तेज़ी में। हम इसको अलग कर देंगे और एक सेल जो ख़राब है उसको निकाल देंगे। तो गाइस इनकी प्लेटों को हमने अब अलग कर लिया है। मल्टीमीटर से सभी को नाप लेंगे। जो अब बेसिकली मुझे तो याद है ये वाला सेल है, बाकी सब 3.4 वोल्ट पे पहुंच चुके हैं, बस ये वाला सेल नहीं पहुंचा है। ये 1 पॉइंट पे है। चलो ठीक है, बाकी ये वाली प्लेट भी हटा दो और लगा दो उसको वापस। यही रखना। पलट के वो प्लस इस तरफ आएगा इसमें। इसका प्लस इस तरफ। हाँ, ये माइनस है ना, तो प्लस इधर आना चाहिए, तो इसको पलट दो। चलो रुको, हम आते हैं। अब ये सेल निकल सकता है सर? कैसे? हाँ, निकल सकता है। तो कहीं थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए हमने वो वाला सेल भी अभी फ़िलहाल अलग कर दिया है, ताकि हम उसका वो एलुमिनियम कवरिंग है वो खोल सकें, और यहाँ पर फिर इसको अलग अलग जमाएंगे। और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हमें निकालना पड़ेगा सपोर्ट के लिए जो है, तभी जाके ये जो हमारे सेल है 4 सेल उस तरफ लगेंगे और 3 सेल हम इस तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। और वायरिंग भी हमें पूरी तरीके से रीअरेंज करनी होगी, क्योंकि ये जो सेल हम यूज़ करने वाले हैं हम इनको बीच में इन बिटवीन लगाने वाले हैं, कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो मेन टर्मिनल है उनका जो नट उनका जो बोल्ट है वो 17 mm का है, बाकी अलग है। तो गाइस अब जो बीच वाली बैटरी थी उसको भी हिम्मत करके हम लोगों ने, मतलब सुनील बाबू ने उठा लिया है, तो उसको खोल ही लेते हैं ताकि जगह प्रॉपरली हमको मिल जाए। ये सिंगल बैटरी, उसमें सिंगल सेल को उसमें से अलग करना है। बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा पास में आ गई, अप्रोचेबल। दूसरा दिन है और बैटरी बैलेंसिंग और चार्जिंग, क्योंकि ऑनबोर्ड चार्जर अभी तक हमने चालू नहीं किया है, और 17 एम्पियर के लिथियम आयन चार्जर से हम लोग चार्ज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कल ये 25% थी और आज ये 75% कंप्लीट होके 100% का इंडिकेशन ब्लिंक कर रही है। बैटरियाँ हमने सारी एज इट इज़ लगा दी हैं, और जो 2 बैटरियाँ ख़राब थी उनकी जगह पर हमने ये प्रिज्मेटिक सेल यूज़ किए हैं। 100 AH का एक है तो 300 AH हो रहा है, लेकिन क्योंकि पुराना है तो मान के चलते हैं कि 70% के आसपास कैपेसिटी होगी। तो आप मान के चलिए कि लगभग 210 एम्पियर के आसपास दे रहा है, और ये भी पुराने हैं तो ये भी थोड़ा कम ही कैपेसिटी के होंगे। और ये 60 AH वाले हैं, तो 60 AH वाले हमने 4 यूज़ किए हैं, तो ये भी 240 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन 70% मानेंगे तो ये भी राउंड अबाउट लगभग उतने ही हो रहे हैं। अब कल जब हमने इसके कनेक्शन किए थे तो एक बार डिस्प्ले आया था, आने के बाद में चला गया। अब फर्दर डायग्नोस हमें करना होगा कि कहीं कोई फ्यूज़ हमने यहाँ पर लगे हुए थे, ये वाले फ्यूज़ ये सारे चेक कर लिए हैं, इनमें से कोई फ्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के कोई मेन फ्यूज़ ही होगा जिसकी वजह से, अब क्योंकि इसमें कोई कंटिन्यूटी आ ही नहीं रही है, और यूजुअली जब हम टर्मिनल को लगाते हैं तब एक हल्का सा स्पार्क आता है, वो भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई या तो मेन मिनीचर सर्किट ब्रेकर इसमें होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई मेन फ्यूज़ होना चाहिए
जो उड़ गया है। तो आइए उसको चेक करते हैं। दिमाग लगाने के बाद में अभी पीछे वाला हिस्सा हम लोगों ने खोला है, ये आप देख सकते हैं। और अब शायद ये सीट भी उड़ जाए। जी हाँ, ये सीट उड़ जाएगी अब। ये देखिए, तो बेसिकली अब हमको ये चेक करना है कि इसमें उड़ा क्या है। ओके, इसमें देखिए वाईफाई, जीपीएस, काफ़ी कुछ लगा हुआ है। ओके, तो लेट्स सी। तो रियर सीट को रिमूव करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये पूरे इसका कंपोनेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। और शायद पहले जिसने भी इसमें काम किया था उसने यहाँ से बैटरी मार ली थी, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक बैटरी होती है जिसमें ये वायर लगे होते हैं। तो शायद उस वजह से भी इसमें डिस्प्ले नहीं आया है, क्योंकि जैसे हमने चालू किए, जैसे वायर कनेक्ट किए थे तो वायर तो सारे कनेक्ट हो गए थे, लेकिन हुआ क्या था कि जैसे हमने उसको बंद किया वहाँ से, तो फिर ये ऑन नहीं हो रही, कोई भी डिस्प्ले नहीं आया। तो बेसिकली ऑन करने के लिए इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई होना ज़रूरी है। तो ये हमने अभी एक बैटरी की जुगाड़ की है, उसको हम रख देते हैं टेम्प्रेरी। और अगर ये केवल इसी का फॉल्ट होगा तो हम बैटरी भी इसमें, जो इसकी एक्चुअल साइज़ की बैटरी है, वो हम इसमें लगा देंगे। तो आइए ये वायर जोड़ लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। बैटरी है उसके कनेक्शन कर दिए हैं, ये देखिए। और अब जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले बेसिकली अभी तो नहीं आया है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर है ना एक स्विच दिया हुआ है। इस स्विच को हम जैसे यहाँ से प्रेस करते हैं रीसेट वाले को, तो डिस्प्ले आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ। अब हम जैसे इसका जो रीसेट वाला जो बटन है उसको दबाते हैं, ये डिस्प्ले यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये कुछ ब्लिंक करता है कुछ इस तरीके से, और थोड़ी देर बाद चला जाता है। मतलब इसमें अभी भी कुछ ना कुछ एरर है। ये देखिए, सॉफ्ट मोड करके एक जो इसमें एरर है वो आ रहा है। अब इसका मतलब पता नहीं क्या है। इसमें कुछ डिस्प्ले के पकड़ नहीं है। अभी भी इसका लगता है कोई एक आध फ्यूज़ ऐसा है जो अभी उड़ा हुआ है। आइए इसके फ्यूज़ेस वगैरह सारी चीज़ें एक बार चेक करते हैं, रिले वगैरह।